अगर आप अपने आप को नहीं जानते तो अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं जानते, और अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं जानते तो दूसरे आपको वैल्यू करेंगे क्या? आप उस स्ट्रेंथ के बलबूते नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे क्या? नहीं। इंडिया को जानना अपने आप को जानना है। वेस्ट कितने सालों से कहता रहा इंडिया लैक स्ट्रेटेजिक कल्चर, और हम मानते भी रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट ऑन इंडियन नैरेटिव्स, लैक स्ट्रेटेजिक कल्चर। उनका कहना था कि जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं उसमें भी स्ट्रेटेजी की कमी है। स्ट्रेटेजी की कमी है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी वी लैक फोरसाइट, ऐसा कहना था। विंस्टन चर्चिल का तो मानना था कि इंडिया है ही कहां। हमने कहा यहां। वो कह रहे थे कि नहीं, आई एम वेटिंग फॉर दिस पॉलिटिकल एंटिटी टू ब्रेक डाउन सून, ऐसा विंस्टन चर्चिल का कहना था। अब वो लोग कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है, तो ये क्या है? अर्थशास्त्र। एंशिएंट टाइम में इंडिया वाज सेइंग दैट वेलबीइंग ऑफ पीपल इज ऑफ टॉप मोस्ट वैल्यू फॉर द किंग, राजधर्म। यानी कि ये वेस्ट में वेलफेयर इकोनॉमी, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट बाद में आया, और एंशिएंट इंडिया में हम कह रहे थे कि राजा की जिम्मेदारी है वेलबीइंग ऑफ पीपल, इकोनॉमिक वेलबीइंग ऑफ पीपल। चाणक्य वाज सेइंग कि अगर आर्थिक समस्याएं जिंदगी में हैं लोगों की और राजा उसमें विफल है, फेलियर है, तो आपका राज फेल है। यू आर नॉट अबव द वेलबीइंग ऑफ पीपल। सच इज द इनसाइट इन इंडिया। इंडिया इस समय एक रेयर मोमेंट में है इक्विलिब्रियम के। बेस्ट एग्जांपल डेमोग्राफिक डिविडेंड। पॉपुलेशन में हमने चाइना को पास कर दिया है, एंड पॉपुलेशन इज अ एसेट एज वेल। व्हाट मैटर्स इज द काइंड ऑफ पॉलिसीज विच वी आर यूजिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स को प्लान किया गया है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज वी आर हैविंग। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया में क्या प्रोड्यूस होगा। आप खुद ही सोचिए, हम खुद मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं और खुद कंज्यूम भी कर सकते हैं। दुनिया के इतने सारे देशों की कंपनीज यहां पर बेचती हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। और अगर हमने ठान लिया कि खादी पहनेंगे, तो मुझे बताइए जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, उसको बदलना होगा कि नहीं होगा? हमारी स्ट्रेंथ है कि नहीं है? अरे हमारी स्ट्रेंथ है। 3 Ds, democracy, we have a stable democracy, and democracy gives an atmosphere of innovation, of prosperity as well. हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जवान जनसंख्या है, हमारे पास डिमांड है, हम कंज्यूम कर सकते हैं, हम वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट हैं। कॉम्पिटिटिवनेस हमारी अनदर एज है। गवर्नमेंट का इसी वजह से फोकस है यूथ पर। 65% यूथ और 50% विमेन, इनको एम्पावर करना है। हर एक मिनिस्ट्री को यह मैंडेट दिया गया है कि इन 2 सेक्शंस का फोकस आपकी गवर्नमेंट स्कीम में होना चाहिए। जनधन, आधार और मोबाइल, इसने तो कमाल कर दिया। 22.4 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ इसके थ्रू, और यह सीधा कनेक्शन है कि जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन उतना आसान व्यापार। और इसी वजह से जो टेक्नोलॉजी पहले कुछ एलीट सेक्शन, टॉप बिजनेसेस ही अवेल कर सकते थे, आज हर किसी को वो अवेलेबल है, और इससे बूस्ट मिला है स्टार्टअप कल्चर को। और हमारे पास डेटा कह रहा है कि 49% ऑफ द स्टार्टअप्स आर कमिंग फ्रॉम विच एरिया? टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज से आ रही हैं। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी कि 32% जहां पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू से शेयर जाता था राज्यों के पास, अब वो 42% जा रहा है। कोविड के टाइम पर 1% का एक्सेप्शन हटाया गया था। तो इस वजह से राज्य सरकारें वेलफेयर की स्कीम्स में अपनी तरफ से ट्वीकिंग कर सकती हैं। यानी कि वन साइज फिट्स ऑल वाज अ फेलियर, अब हम उससे सीखकर चेंज हुए हैं। साथ में ये स्टेट्स कंपीट कर रही हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। नीति आयोग इज वन पिलर विच इज पुशिंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉम्पिटिशन विद इन डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल। G20 मीटिंग्स आप सबको पता है अलग अलग स्टेट्स में हो रही हैं, और वहां पर इन्वेस्टर डील साइन कर रही हैं डायरेक्टली ये स्टेट्स। बिजनेस फ्रेंडली अवतार बनाए। पहले इंडिया को वेस्टर्न वर्ल्ड सोचता था कि चाइना +1 है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हम चाइना में कराएंगे, चाइना में कुछ ना कराई तो चलो +1 में इंडिया भी पास में वहां करा लेंगे। बट नाउ इंडिया फर्स्ट इज द रेपुटेशन चेंज दैट इंडिया हैज अचीव्ड।
अदर रीजंस। अब जरा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ जाएंगे, उससे पहले स्टेटमेंट जो मिस्टर मोदी ने दी थी। टुडे आईएमएफ कंसीडर इंडिया एज अ ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक दोनों मानते हैं कि जहां दुनिया में स्लो डाउन हुआ वहां पर इंडियन इकोनॉमी में अपनी रेजिलेंस दिखी। एट अ टाइम, ये देखिए क्रिस्टिना जॉर्जिवा आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर कह रही हैं, एट अ टाइम ऑफ हाइटेंड अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज क्यों? पहले पेंडेमिक, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, इसकी वजह से फ्लक्चुएशन इन एनर्जी सप्लाई एंड अदर सप्लाईज, और लेकिन इंडिया रिमेन परफॉर्मिंग बेटर, यानी कि हमारी सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। बैंकिंग सिस्टम इन सेवरल कंट्रीज ट्रबल्ड में है। हम कितने सारे एग्जांपल्स जानते हैं, जर्मनी है, यूएसए, कितने सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इंडियन बैंक्स आर अप्रिशिएटेड एवरीवेयर। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं लगातार, और फिनटेक ने तो रिवोल्यूशन कर दिया है, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेजर रिवोल्यूशन आया है। फॉर एग्जांपल यूपीआई विच इज बीइंग एक्सेप्टेड इन अदर कंट्रीज एज वेल। आईएमएफ का प्रेडिक्शन है कि 15% के आसपास जो टोटल ग्रोथ रेट है वर्ल्ड की, उसका 15% केवल भारत में। 15%, मतलब टोटल ग्रोथ रेट वर्ल्ड की, उसमें से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 15%। इसका कारण एक तो डिजिटलाइजेशन है, जिसने अफोर्डेबल एक्सेसिबल बनाया है टेक्नोलॉजी को। इसके अलावा फिस्कल प्रूडेंस, यानी कि भारत सरकार ने अपनी वित्तीय नीति में भी जरूरी खर्चे, जरूरी जगह गैर जरूरी खर्चों को हटाया है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है और सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ लाया है। इंडिया रेजिलेंट इन पास्ट। अक्टूबर से दिसंबर का अगर हम जीडीपी का डेटा देखें, अब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर हम बात करेंगे। अगर आपको शब्दों का भी ज्ञान नहीं होगा तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एग्जांपल देकर हर एक बात को बताने वाला हूं। पेंडेमिक के दौरान इंडिया ने बाउंस बैक किया, वी शेप रिकवरी करी। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रहा और हमारी गांवों की अर्थव्यवस्था का रहा, रूरल सेक्टर का रहा। उन्होंने डिमांड को बढ़ाया। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, दो सेक्टर हमारे स्ट्रांग हैं, मतलब वो हमारी स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं। ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा था, लेकिन हमने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया, कहा जा रहा है इसका एक कारण ये भी था, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हुआ, यानी कि अगर डॉलर में कोई इन्वेस्ट करने आ रहा है, पहले 60 रुपए का सामान ले पा रहा है, अब 70 या 80 का ले पा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा खरीद के ले पाएगा। तो एक फैक्टर ये भी कहा गया था। हमारे यहाँ सर्विस एक्सपोर्ट में 30% की बढ़ोतरी देखी गई थी। अब मैं इन पॉइंट्स को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको इस एनालिसिस के पीछे फैक्ट पता लगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कोस्ट कटिंग मेजर्स बिजनेसेस ने लिए और इस वजह से हम उस स्लोडाउन से आसानी से निकल पाए, राइट। हमारे यहाँ ग्रोइंग ट्रेंड है इन रिमोट वर्किंग, यानी कि जो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम से अब सर्विस एंड अदर एरियाज में नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, ऑडिट, R&D। पहले जब आउटसोर्सिंग के बारे में आप सुनते थे कि अच्छा वेस्टर्न कंपनीज हमारे यहाँ पर लोगों से सर्विसेज ले रही हैं, तो क्या समझ में आता था आपको? ज्यादातर आपको BPO KPO समझ में आता था कि अच्छा हाँ कॉल सेंटर्स। लेकिन अब अकाउंट, ऑडिट, R&D, क्वालिटी एश्योरेंस, आफ्टर सेल सर्विस, मतलब आफ्टर सेल सर्विस के अलावा इतने सारे एरियाज में अब हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज आई हैं। गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि जो गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया था कि भाई इतना फिस्कल डेफिसिट चलेगा, राजकोषीय घाटा इतना चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उससे भी कम घाटा किया। 67% पे गवर्नमेंट ने अपने बजट को समेटा था। 4.5% ये हमारा फिस्कल डेफिसिट, हमारा टारगेट है कि 25-26 तक हम अचीव कर लेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आप सोचेंगे अरे घाटा तो हो ही रहा है ना। अरे सारे घाटे बेकार नहीं होते, कारण इंडिया जैसी अर्थव्यवस्था को खर्चा करना होता है कैपिटल पर, मतलब एसेट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आप खुद ही सोचिए, अगर मैंने कहा कि नहीं जी हमारी तो जितनी कमाई है केवल हम उतना ही खर्चा करेंगे, इससे फालतू नहीं करेंगे, बजट में घाटा नहीं करेंगे। अरे अगर आपने चाहे उधार लेकर लेकिन बैलेंस वे में अगर आपने खर्चा किया ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे नई अपॉर्चुनिटीज आई, नई कंपनीज आई, जॉब क्रिएट हुई, तो अल्टीमेटली वो जो खर्चा था वो तो आपको कमा कर देगा ना। जो आपने अतिरिक्त खर्चा किया था उससे आप पे बैक भी कर लोगे, क्योंकि इतना बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इन डेवलपिंग इकोनॉमीज को अपने खर्चे को कमाई से ज्यादा रखना होता है, लेकिन बैलेंस में रखा जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे पाकिस्तान में गड़बड़ हो गई, हमने अपना बैलेंस में रखा हुआ है। तो दिस इज प्लस पॉइंट, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि वी आर सेटिंग गुड एग्जांपल्स। इंडिया में राइजिंग डिमांड है, नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ है, ग्रोथ हो रही है लेकिन इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, बैलेंस है आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सपोर्ट से। इनेबिलिटी है, मतलब कहने का मतलब है कि इंडिया विल हैव सप्रेस्ड डिमांड, इन्फ्लेशन विल बी स्पाइरलिंग अप। ये एक्चुअली हम कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं जिससे कि इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। स्लो डाउन है, अब कौन से कारण है जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल बॉस
की संज्ञा दी गई, ये बात की गई जब ऑस्ट्रेलिया में ये स्पीच दी जा रही थी। उसका एक बड़ा कारण है काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विच वर्ल्ड इज फेसिंग। पहला तो है ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, किसका युद्ध किसके साथ, उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्लस शिफ्टिंग एनर्जी लैंडस्केप। मतलब क्या हुआ कि अब पता है भाई, अगर फॉसिल फ्यूल पर अगर इतने ज्यादा क्रंचेस हो जाते हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, युद्ध होता है, इसकी वजह से एनर्जी सप्लाई रुक जाती है, इसकी वजह से आपकी महंगाई बढ़ जाती है। तो अब देश चाहते हैं कि यार इस पंगे को हटाओ, मींस वी शुड फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी पर जाना है तो इनिशियल खर्चा करना है, तो ट्रांजिशन में खर्चा बहुत ज्यादा होगा, और यह खर्चा कितनी सारी इकोनॉमीज फेस कर रही हैं, राइट। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया, फॉर एग्जांपल फेडरल रिजर्व यूएस द्वारा। मतलब क्या होता है कि भाई इकोनॉमी से पैसे की सप्लाई को थोड़ा कम किया जाए, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। कारण क्योंकि अगर ज्यादा पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, और ज्यादा खर्चा मींस ज्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड से भाव बढ़ेंगे। हालांकि इसमें बड़ा बैलेंस में खेलना पड़ता है, लेकिन वर्ल्ड में लिक्विडिटी फ्रीज, टाइटर क्रेडिट कंडीशंस देखी गई, जिसकी वजह से अगर आप खुद ही सोचो इन्फ्लेशन बढ़ गया, और इस वजह से वहां के सेंट्रल बैंक्स ने क्या करा कि भाई टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी करके पैसा अपने पास बुला लिया, राइट। जैसे कहा कि भाई अगर आप हमारे पास पैसा रखवा दोगे तो आपको ब्याज दर बढ़ा कर दे देंगे। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने पैसा फेडरल रिजर्व के पास रख दिया, अलग अलग सेंट्रल बैंक्स के देश के पास रख दिया। तो ऐसे में मार्केट में पैसा कम, तो मुझे बताइए जो लोग उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं, इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके पास पैसा कम होगा या ज्यादा होगा? अरे पैसा कम होगा, क्योंकि मार्केट से पैसा कम जा रहा है, तो उनके लिए अपनी फैक्ट्री के लिए उधार लेना मुश्किल होगा, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो ये प्रॉब्लम जो है वर्ल्ड फेस कर रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बारे में मैंने आपको बताया। एक अनसर्टेनिटी है कि वो डिपेंडेंस को अपनी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रशिया, चाइना एटसेट्रा। तो ऐसे में अगर सप्लाई चेन में जैसे ही आप कुछ बदलाव लाते हो कि चलो अब हम इस देश से नहीं इस देश से लेंगे, तो इनिशियली आपको सेटबैक झेलना पड़ता है। ऑल्टर ट्रेड फ्लोज और रिलेशनशिप, हम इसी को कहते हैं, बदलाव आ रहा है ट्रेड के फ्लो में और रिलेशनशिप में। फ्यूचर डिमांड की विजिबिलिटी अभी कम दिख रही है कितने सारे देशों में, जिससे कि वहां पर निवेशक इच्छुक नहीं है निवेश करने के। भाई निवेशक तो वहां इन्वेस्ट करेगा ना जहां पर प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा, वहां पर ज्यादा बियरिश मार्केट दिख रही है। रिन्यूएबल एनर्जी का मैंने आपको बताया कि एडिशनल कॉस्ट होती है, एक्सपेंसिव होता है नियर टर्म में अभी वो, क्योंकि अभी तक जो है कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज हैं हम उसी में फोकस करते थे वर्ल्ड ओवर, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अगर शिफ्ट होना है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ऐसे में शुरू का जो पीरियड है वो डिफिकल्ट रहता ही है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स इन्वेस्टर्स को बेटर दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्राइसेस बढ़े हैं। प्राइसेस मतलब कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े हैं, तो इससे बिजनेसेस को भी फायदा हुआ है। तो बिजनेसेस का कहना है कि भाई इंडिया में हमारी जो कॉस्ट है वो बैलेंस हुई है, तो इस वजह से आप हमारे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि देखो हम तो प्रॉफिट दे रहे हैं। अगर आपने देखा हो पिछले कुछ समय में एनपीए बैड लोन ज्यादा नहीं हुए हैं, यानी कि संख्या कम हुई है, राइट। पॉलिसी रेट्स बेटर हुए हैं, बैंक भी विलिंग हुए हैं और ज्यादा पैसा सप्लाई करने के लिए, यानी कि वेल बैलेंस जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की, उसने भी यहां पर एक योगदान दिया है। मतलब आरबीआई भी चाहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो, राइट। आरबीआई का जिम्मा है कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, लेकिन साथ साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाना है, राइट। तो इंडिया नीड्स इन्वेस्टमेंट टू रिमूव सप्लाई बोटलनेक्स। अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि चलो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, लेकिन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना आसान करना होगा, राइट। जो ट्रेड के रेस्ट्रिक्शंस है उनको आसान करना होगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट इज डूइंग, चाहे वो फाइनेंशियल बोटलनेक हो, गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग एट, लॉजिस्टिक्स है तो गवर्नमेंट इज इंप्रूविंग। जैसे आपने गति शक्ति के बारे में सुना होगा, राइट। तो यानी कि सप्लाई चेन, देखिए सीधी सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह सामान अगर आसानी से जाएगा, बी इट अगर हम फ्लाइट को आसान कर दें, एक्सेसिबल कर दें, तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दैट। देखिए मच टाइटनिंग, यानी कि हम कह रहे हैं कि जैसे आरबीआई की जिम्मेदारी होती है अगर महंगाई दर बढ़ जाए तो वो टाइटन करे पॉलिसी को, मतलब मार्केट से सप्लाई को सोख ले, जिससे कि एक तरीके से महंगाई कम हो। लेकिन यहाँ पर आरबीआई ने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर भी फोकस किया है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, फॉर एग्जांपल गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो ऐसे में जो सप्लाई बोटलनेक रहा इतने सालों से, अब वो रिड्यूस हो रहा है, हम बेटर हो रहे हैं। नाउ सर्विस सेक्टर में, मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को बढ़ा रहे हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर के एडवांटेज को छोड़ नहीं रहे हैं। सर्विस सेक्टर में भी हम लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें हम इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम है, टारगेट सेगमेंट रख रहे हैं, जिसमें कि टारगेट सेगमेंट में हम एमएसएमई सेक्टर को विशेष सपोर्ट दे रहे हैं। गवर्नमेंट एडवांटेज लेना चाहती है कि वर्ल्ड वाइड में सर्विसेज की डिमांड में इंक्रीज है। अगर इंडिया
डिजिटल इनेबल्ड सर्विसेज में एक महारत रखता है। सॉफ्टवेयर में हमने अगर महारत रखी है तो हम इसमें नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब इंडिया को इस बेनिफिट्स को लेना चाहिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इंडिया से इन बेनिफिट्स का इस्तेमाल करें, इंडिया में मार्केट खड़ा करें। हम जब मार्केट होती है तो अपॉर्चुनिटी होती है जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है, तो जाहिर सी बात है फिर हम स्किल डेवलपमेंट में भी उस तरफ पुश देखते हैं, तो इसका स्पिल ओवर फिर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी दिखता है। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से वी आर ऑन द पाथ टू एक्चुअली बिकम वन ऑफ द फोर्स, जिससे कि सीखा जा सके कि हाउ टू बिकम मोर रेजिलेंट। इसका मतलब होता है कि जब स्थिति खराब हो तो उसमें भी मजबूती से खड़े रहना, जो भारतीय अर्थव्यवस्था प्रूव कर रही है। हर एक अर्थव्यवस्था में फर्दर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तो होता ही है, क्योंकि लाइफ इज इक्वल टू ग्रोथ एंड ग्रोथ ओनली कम्स फ्रॉम एक्शंस, एंड एक्शंस इज व्हाट वी आर डूइंग। इंडिया डोंट नीड रेटोरिक्स, राइट, यानी कि केवल बयानबाजियों का समय नहीं है, ये समय करने का है। ये अपॉर्चुनिटी छूटनी नहीं चाहिए हमसे। नाउ discuss the prospects of Indian economy amid global crisis, also highlight the points which make resilient, यानी कि अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडिया के सामने और किन कारणों से हम कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी रेजिलेंट है, मजबूत है। ये पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी, बता ही दिया आपको मैंने। आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो जाइए। त्यागी लाइव आपका डिस्काउंट कोड है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। और आई वुड से कि मतलब इसके बाद डिले नहीं होना चाहिए इफ यू आर एस्पायरिंग टू क्लियर 2024। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद। वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा आपका क्या मानना है। व्हाट फैक्टर्स डू यू थिंक आर स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, क्योंकि कितने सारे फैक्टर्स हैं।